नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन ज्ञान में, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपको आने वाली परीक्षाओं में सहायक होंगे। मित्रों, आशा है कि आप होली की छुट्टी के बाद फ्री हो गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी तन्मयता के साथ अब आप पुनः अपनी पढ़ाई में और रिवीजन में लग जाएंगे। इसमें उन प्रश्नों का चयन किया गया है जो प्रश्न पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिन प्रश्नों के आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। साथ ही साथ इसके साथ ही अ, उन प्रश्नों की व्याख्या भी शामिल है और इसके साथ ही साथ उससे रिलेटेड और भी जो प्रश्न बन सकते हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न भी इसमें रेज किए जाएंगे तथा जो विकल्प व्याख्या के लायक होंगे उनकी संपूर्ण व्याख्या भी की जाएगी। मित्रों, बिना समय बर्बाद किए हम अपने प्रश्नों के श्रृंखला की तरफ चलते हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण शब्द आपने सुना ही होगा, आप जानते ही होंगे कि पर्यावरण शब्द कितना व्यापक शब्द है। हम प्रश्नों के विकल्पों में देखेंगे। विकल्प ए, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए रहती हैं। सी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। और डी, उपयुक्त सभी। तो हम इस प्रश्न में देख सकते हैं, सबसे पहले हम पर्यावरण का अर्थ जानेंगे कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण हम किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। परि धन आवरण, माने हमारे परितः जो चारों तरफ का आवरण है वही पर्यावरण है। और चारों तरफ के जो हमारे आवरण हैं उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु, प्राकृतिक दुनिया, ये आएंगे ही आएंगे। और वो संपूर्ण दशा जो एक समय बिंदु पर घेरे रहती है वो आएगी ही। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्व की अंतःक्रिया रहेगी ही जब हम पर्यावरण में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। तो आप देख सकते हैं, धारणीय विकास हम आगे प्रश्न आएगा उसमें व्याख्या करेंगे। वातानुकूलन आप जानते ही हैं, वातानुकूलन से जो हानिकारक गैसें निकलती हैं तो पर्यावरण को वो प्रदूषित करती हैं। कागज़ के थैले का प्रयोग आप समझ सकते हैं कि कागज़ के थैले के प्रयोग से भी हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहता है। गरीबी को कम करना, विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा। यह पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। यह डायरेक्ट प्रश्न है और इस प्रश्न को हमें याद ही करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है बार बार क्वेश्चन में यह पूछा जाता है। यह पारित हुआ था 1986 में, यानी इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, पुनः वही क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आता है। इसका आंसर है विकल्प बी 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हर हालत में हमको याद रखना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? अब देखिए पुनः जो प्रश्न है कि पर्यावरण किससे बनता है, ये जो हम प्रथम प्रश्न पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। जीवी घटक, भू आकृतिक घटक, अजैव घटक। तो हम इस प्रश्न का उत्तर लगाने में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। ये सारे घटक मिलके पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण का अर्थ ही है पर्य और आवरण, दो शब्दों को जोड़ने से यह बनता है, यानी जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे रहता है। तो जीवी घटक भी हमें घेरे रहते हैं, भू आकृतिक घटक भी हमें घेरे रहते हैं और साथ ही साथ अजैविक घटक जो हैं वो भी घेरे रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? सबसे पहले इसमें इस प्रश्न में हमको धारणीय विकास जानना होगा कि धारणीय विकास है क्या। जब हम धारणीय विकास जान जाते हैं तो फिर इस प्रश्न का उत्तर लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। विकल्प देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन। तो धारणीय विकास का मतलब क्या होता है? वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य के आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखना। मतलब कि प्रकृति का इस प्रकार दोहन करना या प्रकृति का इस प्रकार उपयोग करना कि आज तो हम उपयोग करें ही करें, आगे की पीढ़ियों के लिए भी उनको संरक्षित रखें। ऐसा नहीं है कि आज हम प्राकृतिक संसाधन का पूरा उपयोग कर लेंगे तो इसकी आगे आवश्यकता नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए इस प्रकार का विकास जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे, उसे हम क्या कहते हैं? धारणीय विकास कहते हैं। प्रश्न पे आते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो बहुत ही आराम से इस प्रश्न का उत्तर निकल गया। अगर धारणीय विकास की अवधारणा हम समझ गए, धारणीय विकास की अवधारणा को हम समझ गए कि धारणीय विकास माने वर्तमान की आवश्यकता के साथ साथ हमें आने वाले पीढ़ियों के लिए भी आवश्यकता को समझते हुए प्रकृति का दोहन करना, यह धारणीय विकास का मतलब है। तो ये अंतर पीढ़ीगत, जो ये शब्द यहाँ दिया हुआ है अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता, तो ये किसके संदर्भ में आ जाएगा? विकल्प ए, प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है, जैसे हमने इसके पहले याद किया 1986, एक बार रिकॉल करें आप इसको, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वैसे ही हमको यह भी एकदम क्लियर कट याद होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। ये आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे, जानते होंगे। हम समझते हैं कि एक बार आपका रिवीजन होगा। यह मनाया जाता है 5 जून को। तो 1986 हमने याद किया, फिर हमने 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस को हमने याद किया, और याद करना है, रिवीजन किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी, थोड़ा सा इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? हम देखेंगे वन, जल, सड़कें या खनिज। किस एक को छोड़कर, इसको पहले से हाईलाइट किया हमने, किस एक को छोड़कर प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो आप इसमें सहज ही देख सकते हैं कि प्राकृतिक पूंजी में किन चीज़ों को सम्मिलित करेंगे। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक पूंजी में जल भी आता है, प्राकृतिक पूंजी में खनिज भी आता है, प्राकृतिक पूंजी में वन भी आता है, लेकिन सड़क प्राकृतिक पूंजी नहीं है। ये कैसी पूंजी है? ये कृत्रिम पूंजी है। तो किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित हैं? तो सड़कों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और थोड़ा सा समझ के इस प्रश्न का उत्तर निकाला जा सकता है, लगाया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। विकल्प देखते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में। तो जो सौर विकिरण की भूमिका जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से सब कुछ कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र सब कुछ संचालित होता है, वो है जल चक्र। ये जल का जो है, हम विकल्प सी इसका आंसर होता है। और जल चक्र में सौर विकिरण की जो भूमिका है, सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को बहुत आराम से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे नदियां हैं, समुद्र हैं, पर्वत हैं, सारी चीज़ें हैं। तो जल पहले क्या होता है, ये वाष्पोत्सर्जन होता है, बादल में जाता है। फिर ये जब सबसे पहले सूर्य की जब गर्मी पड़ती है तो वाष्पोत्सर्जन होता है, और वाष्पोत्सर्जन के बाद ये ऊपर जाता है, फिर संघनित होता है और वर्षा करता है। तो सौर विकिरण का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हमको देखने को मिलता है वो किस में मिलता है? तो वो जल चक्र में मिलता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जल चक्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। NEERI हम देखते हैं इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम नीरी। और जब नीरी पढ़ेंगे तो नीरी से ही रिलेटेड कर देंगे किसको, नागपुर को। ये कहाँ है इसका, इस विकल्प का, इसमें विकल्प है बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, नागपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी, नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है। अब सतत विकास क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सतत विकास है क्या। अगर हम सतत विकास को समझ जाएंगे तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर लगाना। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना या उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले सतत विकास समझते हैं। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण, प्रकृति की अपनी जो सुंदरता है, प्रकृति को समझने अगर हम समझते हैं तो आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ या सतत विकास है। यानी कि पर्यावरण, जो हम आर्थिक विकास जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आर्थिक विकास के दौरान हमें तमाम तरह के पर्यावरण की चुनौतियों से लड़ना पड़ता है। जैसे अगर हम सड़कों का विकास करेंगे तो सड़कों के किनारे स्थित पेड़ जो हैं वो काटने पड़ेंगे, या फिर कल कारखाने लगाएंगे तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा या फिर जो भी हानिकारक गैसें निकलेंगी वो गैसें कहाँ जाएंगी, हमारे पर्यावरण में जाएंगी और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करेंगी। यहाँ पूछा है सतत विकास। सतत विकास ही एक टर्मिनोलॉजी है के लिए क्या आवश्यक है। तो जब कोई भी आर्थिक विकास इस तरह का हो कि जिसमें पर्यावरण में और विकास में संतुलन हो, तो उस विकास को हम क्या कहेंगे, सतत विकास कहेंगे। यानी जैविक विविधता का संरक्षण भी आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण भी आवश्यक है, और निर्धनता को घटाना भी। अब आप सोचेंगे निर्धनता को घटाना इस विकल्प में है और इस पे थोड़ा सा डाउट में जा सकते हैं। निश्चित रूप से अगर निर्धनता रहेगी तो निर्धनता क्या करती है, प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड करती है मनुष्य को। आपने व्यवहार में भी देखा होगा कि निर्धन लोग जो हैं वनों से लकड़ियाँ काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं और उन लकड़ियों को जलाते हैं जिससे तमाम तरह की गैसें निकलती हैं। इसलिए भारत सरकार ने, अभी आप देखेंगे भारत सरकार ने जो उज्ज्वला योजना शुरू की, वो जो उनके चूल्हे में लकड़ियाँ जलती हैं और उससे जो हानिकारक गैसें निकलती हैं और वो वायुमंडल में जाती हैं और प्रदूषित करती हैं, तो इस अर्थ में निर्धनता को घटाना भी जो है वो आवश्यक घटक के रूप में शामिल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सतत विकास के लिए आवश्यक है, ये सभी उपरोक्त सभी आवश्यक है। यानी इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था 1992 में और ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। यह हमको याद रखना है, रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। विकल्प में हम देख सकते हैं वाशिंगटन, जिनेवा, रियो डी जेनेरियो और ब्यूनस आयर्स। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो इसका विकल्प सी, इसका आंसर सही हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल या जलमंडल। तो पृथ्वी के परितः जो गैसें हैं उनका समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। आप भी जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा, वायुमंडल। और इसमें हमको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो समूह है वो क्या हो गया? वायुमंडल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है। तो अभी हमने इसके पिछले प्रश्न में देखा है और
आगे भी प्रश्न आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि ये जो रासायनिक संगठन है तो उसमें वायु जो है एक मिश्रण है। विकल्प सी इसका आंसर होगा। वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही हम इसका डिटेल व्याख्या देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो जो शुष्क हवा में सबसे अधिक जो होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक नाइट्रोजन ही होता है। शुष्क हवा में जब हम देखते हैं तो हमको मिलता है कि सबसे अधिक हमको नाइट्रोजन ही देखने को मिलता है। अब नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन आपके विकल्प में भी दिया है, ये लगभग 78% होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। फिर उसके बाद इसमें ऑक्सीजन आता है, O2 का नंबर आता है। O2 कितना होता है? ये 20.95 के आसपास होता है। ये 95 ये हो गया। उसके बाद से आर्गन आता है, हम देखेंगे। उसके बाद से आर्गन आ जाएगा। आर्गन कितना होता है? आर्गन जो होता है वो 0.93% होता है। 0.93%। 0.93% होता है ये। आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी जो होता है वो 0.38% होता है। 0.38%। फिर नियान होता है। ये एक बार रिवीजन इसलिए ज़रूरी है कि आगे आने वाले प्रश्नों में भी यह प्रश्न किसी न किसी रूप में मिलेगा। जो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा इसमें बताया गया है, साथ ही साथ अन्य चीज़ों की जो मात्रा बताई जा रही है। नियान जो है पॉइंट बहुत कम होता है, पॉइंट जो है 0.0018% होता है। 0.0018% ये होता है। हीलियम भी मिलता है हमको, ये भी बहुत कम मिलता है। हीलियम भी ये 0.00030 लगा दीजिए, आप समझ सकते हैं कितना कम होगा। 0.0030 और 5 इतना होता है। लास्ट में हम देखेंगे मेथेन होता है, और ये सबसे कम होता है मेथेन। इसका परसेंटेज जो है 0.00017% होता है। 0.00017% ये होता है। तो शुष्क हवा में अब हम सहज ही देख सकते हैं कि सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो नाइट्रोजन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर आर्गन की होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, और फिर नियान की होती है, और फिर क्या कहते हैं कि ये हीलियम की होती है, और फिर मेथेन की होती है। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हमने बताया पिछले प्रश्न में आपको कि इस व्याख्या का आगे भी प्रश्नों में जो आएगा जिक्र, वहाँ भी हमको मदद करेगी। तो अभी हमने सारे गैसेस का परसेंटेज देखा, तो उसमें हमने हीलियम भी देखा। विकल्पों में देखते हैं तो हमने हीलियम भी देखा, और हमने आर्गन भी देखा, हमने नियान भी देखा, लेकिन वायुमंडल में हमने रेडान का कोई परसेंटेज नहीं देखा। तो निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो ये कौन सी गैस हो जाएगी? विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि रेडान वायु में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, वही प्रश्न बार बार विभिन्न रूपों में आपके सामने आएगा। एक प्रश्न की व्याख्या अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो ये सारे प्रश्न जैसे भी पूछे जाएंगे वो आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो हमने देखा है कि सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। सहज ही इसका आंसर हम लगा सकते हैं कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सा है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? अब पेड़ पौधे जो हैं, विकल्प देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प और ऑक्सीजन। थोड़ी सी व्याख्या में जाते हैं इसके। पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियाँ ही नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा।
ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ग्रहण करते हैं और हमारे लिए प्राणवायु जो है ऑक्सीजन उसको छोड़ते हैं। तो यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। इसलिए पेड़ पौधों की सुरक्षा करना पर्यावरण में महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए एनजीटी का गठन भी किया गया ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके और मनुष्य को ऑक्सीजन की कमी न होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, अभी हमने बताया यह कार्य है, यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और साथ ही साथ क्या नाम है कि ऑक्सीजन छोड़ती है। शोर का अवशोषण, ये जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको भी नियंत्रित करती है, शोर का भी अवशोषण करती है। जो पेड़ पौधे हैं वो उसका अवशोषण करते हैं। आपने ग्रीन मफलर के बारे में पढ़ा होगा और ग्रीन मफलर आगे प्रश्नों में आएंगे भी, वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि वो शोर का अवशोषण कर सकें। वायु का प्रदूषण, ये पेड़ पौधे वायु का प्रदूषण नहीं करते, ये वायु को शुद्ध करते हैं। कहा है कि नहीं है। मित्रों, परीक्षा में यह बहुत ज़रूरी है कि किस प्रश्न में नहीं है पूछा है पूछा है, असत्य पूछा है या सत्य पूछा है। जनरली हम ये मिस्टेक करते हैं जल्दी में, या तो हमारा दिमाग तेज रहता है या फिर हम जल्दी में रहते हैं तो हम यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न जब भी आए तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट करें अपने परीक्षा में कि पूछा क्या है, कौन सा कार्य नहीं है पूछा है। तो वायु का प्रदूषण करना तो कार्य नहीं है पेड़ पौधों का, यानी इस प्रश्न का विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। और जब हम इसको हाईलाइट करने के कि हमसे असत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है, तो ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं और इस प्रश्न के गलत होने की संभावना एकदम नहीं के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? ये भी प्रश्न एक प्रश्न से रिलेटेड, ये सारे प्रश्न हैं जो हर जगह पूछे जा रहे हैं। ये यहाँ भी वही चीज़ है, आपको हाईलाइट करनी होगी कि ये कह क्या रहा है। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में, किसमें? कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं, यानी जोड़ती हैं। किसको जोड़ती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आप देख रहे हैं श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी यह क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है। ठीक है, इसमें कहीं से कोई सस्पिशन की बात तो है नहीं। उसके बाद से हम देखेंगे कि ज्वालामुखी क्रियाएं, ज्वालामुखी जब फूटती है तो उसमें से तमाम तरह की गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। तो कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है, बार बार देखना पड़ेगा। तो ये ज्वालामुखी क्रियाएं भी क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। उसके बाद से देखेंगे जैव पदार्थों का अपक्षय। जैव पदार्थ जब अपक्षयित होते हैं तो उससे भी तमाम तरह की गैसें निकलती हैं। जैसे जब मान लीजिए एक जैव पदार्थ के रूप में अगर आप चूना पत्थर को लेते हैं तो वो कार्बोनेट और पानी अलग अलग होता है। तो इस तरह से जैव पदार्थों का अपक्षय भी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है। लेकिन आप देखेंगे पहला ही विकल्प इसमें है, जब बहुत सावधानी से इसको देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण। ये क्या करेगा? कह रहा है कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। नहीं, प्रकाश संश्लेषण तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन जोड़ती है। यानी कि विकल्प है उसमें 1 इसमें ऑप्शन में नहीं आएगा। अब जब 1 नहीं आएगा तो जहाँ जहाँ 1 है उसको हम काट देंगे। यहाँ 1 है, ये कट गया, यहाँ भी 1 है, ये कट गया। अब हमारे पास 2 विकल्प बने जहाँ हमको उत्तर चुनना है। तो इस 2 विकल्पों में हम देखते हैं कि ये 3 चीज़ें हैं जो वो कार्बन डाइऑक्साइड सरप्लस करती हैं। तो विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा, 2, 3 और 4, जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? यह किसी भी कमीशन के पूछे जाने वाले प्रश्नों का ट्रेंड देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। हमने अभी बताया कि आपको सबसे पहले इस पॉइंट को हाईलाइट करना है। तो हम देखेंगे श्वसन बढ़ाता है, पिछला ही प्रश्न है उसका रूप बदल गया है। और
जैविक पदार्थों का क्षय बढ़ाता है, ज्वालामुखी क्रिया भी बढ़ाती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपक्षय का विचार संबंधित है। तो इस प्रश्न में भी जब हम पढ़ेंगे पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, ये कह रहा है कि अपक्षय का विचार संबंधित है, किससे संबंधित है? ए, पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम में दैनिक परिवर्तन होना चाहिए, परावर्तन, और एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुनः प्रश्न पढ़ेंगे, अपक्षय का विचार किससे संबंधित है? तो हमको सहज उत्तर मिलेगा, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। अपक्षय का विचार जो है इसी से संबंधित है। अपक्षय माने क्षयित होना, जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे क्षरित होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। अब यह प्रश्न जो है वो आपको रट के सीधे याद करना है। जिनेवा में है, रोम में है, सिडनी में है, टोक्यो में है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? विकल्प ए, जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। ये भी हमको याद करना है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो कहाँ अवस्थित है? ये नैरोबी में अवस्थित है। ये यूएनईपी है क्या? पहले इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, नैरोबी। यूएनईपी है क्या? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है ये। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जो इसकी स्थापना है वो स्थापना इसकी हुई थी 1972 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अभी हमने पढ़ा नैरोबी में है। और नैरोबी कहाँ है? अब ये नैरोबी जो है वो केन्या में है। कहाँ है ये? केन्या में है। तो यूपी का मुख्यालय कहाँ हो गया? वो नैरोबी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोविजन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम इसको देखेंगे, ई फॉर एनवायरमेंटल, ठीक है, क्या हो जाएगा? एनवायरमेंटल, ठीक है। और पी फॉर क्या हो जाएगा? पी फॉर हो जाएगा प्रोटेक्शन, ठीक है। और ए फॉर क्या हो जाएगा? ए फॉर हो जाएगा एजेंसी, ठीक। अब हम आसानी से प्रश्न निकाल सकते हैं, ना ये पॉल्यूशन एजेंसी है, ना ये प्रोहिबिशन एजेंसी है, ये क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। ईपीए का पूर्ण रूप क्या हो गया? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है ये ईपीए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है ईपीए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनईए से आशय है, थोड़ा सा प्रिंट क्लियर नहीं है, यहाँ है एनईए। जैसे हमने उस प्रश्न में देखा वैसे इस प्रश्न में भी देख सकते हैं हम कि एनईए से क्या आशय है? नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, या नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो एनईए क्या है? ये हो जाएगा नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पढ़ के या देख के इनको याद किया जाता है। तो हम देखेंगे एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में, नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में है, विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसके कार्यालय जो हैं 40 से अधिक देशों में हैं, और इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम कहाँ है? यह जो है नीदरलैंड में है।
यह नीदरलैंड में है। तो ग्रीन पीस जो क्या कहते हैं कि ग्रीन पीस जो है, ग्रीन पीस का मुख्यालय वो कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हों। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और यह प्रमाण पत्र जो है दिया कब से जा रहा है? सबसे पहले तो आंसर देख लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और दूसरा जो है वो देखेंगे कि यह प्रमाण पत्र जो है देता कौन है। एक प्रश्न हो सकता है कि इको मार्क जो दिया जाता है वो कौन देता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और यह कब से दिया जा रहा है? तो यह वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या हो? मैत्रीपूर्ण हो। विकल्प सी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। सेम प्रश्न पिछला है, ये कहीं कोई नहीं, बस प्रश्नों की पूछने की प्रकृति बदल गया कि पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को चिन्हित करने के लिए। अभी हमने पढ़ा है पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। सरकार ने क्या आरंभ किया? तो यहाँ पे हो जाएगा इको मार्क। क्या आरंभ किया? इको मार्क आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धारणी कृषि का अर्थ है, देखिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब हमने धारणी पे बात की है पहले भी। पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे, यही धारणी कृषि है। तो हम विकल्पों में देखेंगे। आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात करना, भूमि का इस प्रकार उपयोग कि उसकी गुणवत्ता व अक्षुण्ण बनी रहे। विकल्प सी में इसका उत्तर मिल गया। हमें धारणीय कृषि जानना है केवल कि ये धारणीय कृषि है क्या। और हमने पहले भी इस प्रश्न की व्याख्या, धारणी की व्याख्या की है कि धारणीय क्या है। हम आजकल जो कृषि करते हैं अत्यधिक उत्पादन के चक्कर में अत्यधिक उर्वरक डालते हैं और जिससे मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब होती है, और इसीलिए जैविक खाद पे इस समय जोर दिया जा रहा है। जैविक खाद क्या है? जैविक खाद जो है वो पूरी तरह से नेचुरल है और इससे मिट्टी की उर्वरता या मिट्टी की गुणवत्ता खराब नहीं होती है। तो धारणी कृषि क्या है? भूमि का इस प्रकार उपयोग कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। जैसे हम अत्यधिक उत्पादन के चक्कर में ऐसा उर्वरक और ऐसी चीज़ें, रसायन न डाल दें उसमें जिससे भूमि की उर्वरता ही खराब हो जाए। तो इसलिए जैविक खाद पे प्रयोग किया जा रहा है और इसके लिए सरकार द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है क्योंकि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में हम पढ़ने का हमारा तरीका होता है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है क्योंकि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। हम देखते हैं दोनों कथन सही हैं। सही है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, और ये जलप्रिय जो पौधे होते हैं वो सही है कि आर्द्र जलवायु में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। अब इस समय तो नगरीकरण का दौर इतनी तेज़ी से चला है कि सारे लोग गाँव से नगरों की तरफ जा रहे हैं, या उद्योग या कल कारखाने लगाने के लिए तमाम तरह के समिट और वो हो रही हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिले और विकास हो। लेकिन एक दूसरे अर्थ में जब हम इसको देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि संतुलित हानिकारक है। सबसे पहले इसको हाईलाइट करेंगे, कह रहा है कि हानिकारक है, सीधी सी बात है। पहले इसको हाईलाइट नहीं करेंगे तो यहाँ से मिस्टेक कर सकते हैं। संतुलित विकास के लिए,
विकास तो होगा, लेकिन संतुलित विकास होगा इसकी गारंटी नहीं है, असंतुलन होगा डेफिनेट रूप से। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए बिल्कुल सही है, जब ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण होगा, नगरीकरण होगा तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जैव विविधता का संरक्षण तो हो ही नहीं सकता है अगर नगरीकरण औद्योगिकरण होगा, तो इस प्रश्न का ऑप्शन में हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। ये हानिकारक नगरीकरण और औद्योगिकरण जो है इन सारी चीज़ों के लिए हानिकारक है, इसका आंसर विकल्प डी हो जाएगा। मित्रों, आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला थी वो बस यहीं तक है। ये पर्यावरण से संबंधित पहला चैप्टर था, जो जिन प्रश्नों को हम आपके सामने लेके आए, इसमें पर्यावरण एवं सतत विकास की बात की गई। नेक्स्ट जो पर्यावरण से संबंधित खंड होगा उसको लेके पुनः हम आएंगे, जिसमें प्रश्नों का रिवीजन भी कराएंगे और साथ ही साथ जो उसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है जिसके समझ में न आने की वजह से आपके प्रश्न परीक्षा में गलत हो जाया करते हैं, उन प्रश्नों की व्याख्या करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद मित्रों। अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है और हम बढ़े हुए हौसले से आपके लिए और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं ताकि परीक्षा में हम आपकी मदद कर सकें। धन्यवाद मित्रों।